हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आज 14 फरवरी है। क्या खास होता है 14 फरवरी को? डेफिनेटली वैलेंटाइंस डे होता है। पर उससे भी इम्पॉर्टेंट यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए जो चीज़ है वो ये है कि अभी से लेकर हमारे प्रीलिम्स के बीच में एग्जैक्टली 100 डेज बचे हैं। अब इन 100 दिनों में हम क्या कर सकते हैं ताकि जो आने वाला प्रीलिम्स है उसमें हम इन हो पाए, यानी कि प्रीलिम्स को हम क्लियर कर पाएं। देखो, सबसे पहली चीज़ मैं आपको ना बहुत ही क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ। किसी बच्चे का आज सुबह मैसेज आया, पूछा कि सर मैंने अभी तक यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट ही नहीं करी है, या बिल्कुल ही बेसिक पढ़ा है, या बिल्कुल ही ऑलमोस्ट स्टार्टिंग फेज के ऊपर हूँ। क्या मैं यूपीएससी क्लियर कर सकता हूँ इस बार अटेम्प्ट में? देखो, उनको मेरा बहुत ही ऑनेस्ट एक ओपिनियन है, द आंसर इज नो। अब 100 दिन से भी कम टाइम है, उसने में अगर आपने बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाया ना बुक्स को, तब तो देखो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। भले ही आप प्रीलिम्स हो सकता है क्लियर कर भी लो, बट मेंस फिर नॉट डुएबल। पर अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिसने काफ़ी हद तक चीज़ें पढ़ रखी हैं, या एक सर्टेन उसका बेस रेडी है, एंड अब वो चाहता है कि आने वाले 100 दिन उसके ऊपर बिल्ड करना, तो डेफिनेटली ये चीज़ आपको थोड़ी हेल्प कर सकती है, जो मैं आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये अंडरस्टैंड करनी है कि आप ना अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि आप कितने रेडी हो इस पर्टिकुलर प्रीलिम्स के लिए। राइट। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछना है अपने आप से? इसके दो रीजंस हैं। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि जब ना 100 डेज होते हैं, हमारे प्रीलिम्स के लिए बच जाते हैं, उस समय एक बच्चों के दिमाग में डाउट आ जाता है कि सर क्या मैं अब पूरी तरह से प्रीलिम्स की तैयारी में जुट जाऊं, कि 100% पूरा फुल डे मैं प्रीलिम्स की तैयारी के ऊपर दूं, या फिर अभी भी मैं थोड़ा बहुत मेंस कर सकता हूं या नहीं कर सकता। देखो, मेरा सजेशन यही है कि अगर आपको लगता है कि आप प्रीलिम्स के लिए काफी हद तक रेडी हो, तभी आप मेंस को थोड़ा बहुत टच करना। मेरी बात ध्यान से अंडरस्टैंड करना। मैं कह रहा हूं कि मेंस को तभी आप अभी टच करना अगर आपको लगता है कि आप प्रीलिम्स के लिए काफी रेडी हो। लेट अस से अगर आपको ऐसा लगता है तो उस केस में आप 70-80% टाइम अपना प्रीलिम्स को दे दीजिए, और 20 से 30% टाइम आप अपने मेंस को दे सकते हो। पर अगर आप एक ऐसी कैंडिडेट हो जिसको लगता है कि नहीं यार, प्रीलिम्स थोड़ा मेरे लिए हर्डल है, एंड मैं अभी अपने आप को उतना फुली रेडी नहीं समझता प्रीलिम्स के लिए, देयर आर सम गैप्स विच आर देयर इन माय प्रिपरेशन, तो अभी आपके पास टाइम है कि आप नेक्स्ट 100 डेज कंप्लीटली फोकस करिए अपने प्रीलिम्स के ऊपर। ठीक है? अगले 100 डेज कंप्लीटली फोकस करिए प्रीलिम्स के ऊपर। ठीक है, चलो ये बात समझ आ गई। अगर तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ यार, मेरा प्रीलिम्स बहुत अच्छे से हो जाएगा, मेरे बेसिक्स बहुत स्ट्रांग है, मैंने मॉक टेस्ट भी दे रखे हैं, तो मैं थोड़ा बहुत मेंस के लिए पढ़ सकता हूं। अदरवाइज इट इज हाई टाइम दैट आई शिफ्ट टू प्रीलिम्स प्रेपरेशन कंप्लीटली। अब दूसरी चीज दिमाग में ये आएगी कि सर मैं कैसे इनका 100 दिनों का सही ढंग से इस्तेमाल करूं। देखो, इसमें ना मैं दो तरह के स्टूडेंट्स की बात करना चाहूंगा। पहले कैटेगरी के स्टूडेंट पता क्या होते हैं? जो कैटेगरी 1 मैंने नोटिस किया है कई बार बच्चों से बात करके, ये कैटेगरी 1 स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनको ना अगर वो एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मान लो पूरा दिन आपको मैं बोल दूं कि ले भाई आज पूरा दिन तुम इकोनॉमी ही पढ़ते रहो, तो काफी बोर हो जाते हैं वो लोग। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको नहीं एक सब्जेक्ट पढ़ना काफी बोरिंग लगता है एक पूरे दिन के अंदर, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप दिन में 2 सब्जेक्ट लेके चलिए। एंड आई वुड एडवाइस यू कि आप अपने दिन को 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड करिए। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। लेट अस से आपके पास दिन में 8 घंटे हैं पढ़ने के लिए। यू हैव रफली 8 आवर्स टू स्टडी। अब आप अगर कैटेगरी 1 के स्टूडेंट है जिसको मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ने या नहीं भी है, कोई बात नहीं, आप अपने दिन को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करिए। आपका जो पहला स्लॉट होना चाहिए वो लगभग रफली 3 घंटे के आसपास का होना चाहिए। सर इस 3 घंटे के स्लॉट के अंदर मैं क्या करूंगा? दोस्तों, ये जो 3 घंटे का स्लॉट होगा ना, इसमें आप कोई भी एक स्टैटिक सब्जेक्ट उठाएंगे, उसकी आप मैक्सिमम रिवीजन करेंगे। लेटस से अगर ये पॉलिटी है, तो लेटस से जो भी आपके 3 घंटे, मान लो 9 से 12, 8 से 11, जो भी आपका सुबह का टाइम है, आप वहां पर ये 3 घंटे का एक स्लॉट देंगे जहां पर प्रॉपर उस स्टैटिक सब्जेक्ट की हम रिवीजन करेंगे। ठीक है सर, ये पहला स्लॉट हो गया। दूसरे में क्या करेंगे? दूसरा फिर से हमारा एक 3 घंटे का स्लॉट होगा, जहां पर हमारा जो भी सब्जेक्ट 2 होगा हम उसकी रिवीजन करेंगे। यहां पर सब्जेक्ट 1 था या सब्जेक्ट 2, मान लो आपका इकोनॉमी यहां पे चल रहा है, तो यहां पे आप पॉलिटी फिट इन कर सकते हो। अगर सर मैं पूरा दिन एक सब्जेक्ट पढ़ सकता हूं, वो भी सही है, तो अब दोनों के दोनों 3 घंटे के जो स्लॉट होंगे वो पूरा पॉलिटी को दे देना। सर जो आखिरी स्लॉट होगा उसका क्या करना है? यहां पर आपको दो चीजें करनी है। एक, देखो हमारे कुछ करंट अफेयर्स होते हैं, आपको उनको रिवीजन करना है। अगर आपने साल भर करंट अफेयर्स के नोट्स बनाए हैं, बहुत बढ़िया। नहीं बनाए हुए तो आप उड़ान जो हमारी 500 बुकलेट्स हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो। करंट अफेयर्स के साथ साथ ही आपको पीवाईक्यू या मॉक्स, जो भी आपको सही लगे आप वो करेंगे।
अगर PYQs कर रखे हैं अच्छी बात है, फिर आप मॉक लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर PYQ नहीं करे हुए तो पहले PYQ करेंगे, ठीक है। तो 3 घंटे का हमारा ये स्लॉट होगा, 3 घंटे का रफली ये स्लॉट होगा, और 2 घंटे के आसपास का ये स्लॉट होगा, जिसमें आप 1 घंटा करंट अफेयर्स को और 1 घंटा अपने PYQ या मॉक को दे सकते हो। अगर कोई ऐसा बच्चा जिसको लगता है सर मैं तो 10 घंटे पढ़ लेता हूँ, 11 पढ़ लेता हूँ, 12 घंटे पढ़ लेता हूँ, तो अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनली बढ़ा देना, फिर 4-4 घंटे का स्लॉट लगा देना। गेटिंग इट? पर इससे पता क्या चाहिए मुझे? चाहिए आपकी तरफ से मल्टीपल रिविजन्स। ये मत कहना कि सर देखो यार, मैं ना एक मैं सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूं। प्रीलिम्स ना क्लियर होने के 2 कारण होते हैं। या तो मतलब सबसे बड़े 2 कारण पता क्या होते हैं? या तो इजी क्वेश्चन आप छोड़ आए, या फिर इजी क्वेश्चन आपने गलत कर दिया। ये बात आप ध्यान में रखना। कई बार ना बच्चे आते हैं कि सर प्रीलिम्स में देखो कितना टफ क्वेश्चन पूछ लिया, इसको कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के दिमाग में। पर मुझे एक चीज बताओ, कोई यूपीएससी ने कोई रैंडम सवाल पूछ लिया, आज से 4-5 साल पहले कोई रिपोर्ट आई थी, उसमें से कोई सवाल पूछ लिया, ना वो मुझे आता है, ना वो आपको आता है, ना इसको आता है, ना इसको आता है, क्या वो प्रीलिम्स की कट ऑफ डिसाइड कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है वो मैटर ही नहीं कर रहा, इट इज नॉट इम्पैक्टिंग द कट ऑफ, वो सबने छोड़ दिया एक तरह से। तो उस वजह से आप प्रीलिम्स की रेस से बाहर नहीं हो रहे। आप प्रीलिम्स की रेस से तब बाहर होगे जब या तो आसान क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, या फिर आपने अटेम्प्ट किया उस क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन को, पर सिली मिस्टेक की वजह से, या रिकॉल ना होने की वजह से, या प्रॉपर रिवीजन ना होने की वजह से आपने गलत कर दिया। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप इजी या इवन मॉडरेट क्वेश्चन में भी सेम चीज करो, ठीक है। टफ क्वेश्चन पे इतना ज्यादा मतलब ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि मैं इतने सारी बुक्स पढ़ लूं, चलो टफ क्वेश्चन में मुझे कैटर करना है। नहीं भाई, आपके इजी और मॉडरेट क्वेश्चन ना गलत होने चाहिए और ना ही आपको छोड़ के आना है। उसका प्रॉपर तरीका क्या होगा? उसका प्रॉपर तरीका यही है कि आपने अपने सब्जेक्ट्स की मल्टीपल मल्टीपल रिवीजन्स करी होनी चाहिए। वो तभी आपको एग्जाम में रिकॉल होगा जब आपने उस पर्टिकुलर चीज को रिवाइज करने के अंदर मैक्सिमम टाइम दिया होगा। बहुत सारे बच्चे आखिरी के दिनों के अंदर ना कुछ नया कंटेंट ढूंढते रहते हैं, मैं ये भी पढ़ लेता हूं, मैं वो भी पढ़ लेता हूं। प्लीज ऐसा मत करना। बहुत ज्यादा सोर्सेज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अपनी फोकस तैयारी करेंगे, अपना जो टाइम स्लॉट है उसको इस तरह से डिवाइड करेंगे, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अपने प्रेपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेके जा पाएंगे। ठीक है, ठीक है। अगर किसी को देखो ये ना कोई ऐसे वो नहीं है कि इसको एज इट इज ही फॉलो करना है। अगर आपको लगता है यार मैंने पीवाईक्यू नहीं किए, मुझे और टाइम देना चाहिए, रिवीजन मेरी पहले हो चुकी है, तो अब यहाँ पे टाइम बढ़ा लेना। किसी को लगता है नहीं ये टाइम देना ज्यादा, तो वहां पे टाइम देना। तो थोड़ा बहुत इसमें आप अपने हिसाब से ट्वीक करना। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि हाँ, इस तरह से अपने दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड पक्का ही पक्का कर लेना, ताकि आपकी सिस्टमेटिक तैयारी हो, ऐसा रैंडम तैयारी ना हो। अब एक ना हमारी टीम ने एक छोटा सा प्लान बनाया, मैं आपको वो भी शेयर कर देता हूं। एक्चुअल में ना आप जैसे नोटिस कर पाओगे, हमारी टीम का जो प्लान है ना, उसमें पता क्या क्या है, उसमें आप बार बार रिवीजन कर पाओ। इसके लिए हमने लगभग 54-55 डेज का हमने प्लान बनाया है, ठीक है। कि आप 54 डेज में आप पहली रिवीजन कर लो, उसके बाद आपके पास नियरली रफली 45 या 46 डेज आपके पास बचेंगे। इसके बाद आपके पास टाइम है, आप फिर उसके बाद जितनी मर्जी रिवीजन कर पाओ। मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूं उसके बारे में। मैं आई विल शेयर दिस पीडीएफ आल्सो विद यू। एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे, जैसे हाँ, जैसे ये पॉलिटी का ना पूरा सिलेबस हमारी टीम ने ऐसे डिवाइड कर दिया है। जैसे यहाँ पे डे भी मेंशन्ड है कि आप डे 1 को पॉलिटी के आप ये टारगेट्स आप कंप्लीट करेंगे तो आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही डे 2 का है। ऐसे ही पॉलिटी को लगभग 10 दिनों के अंदर हमारी टीम ने यहाँ पे रैप अप करने की कोशिश करी है। फिर कुछ 5-6 दिन आपके ज्योग्राफी के सारे कॉम्पोनेंट्स हैं यहाँ पे, राइट। फिर आपके मॉडर्न इंडिया के कुछ कंपोनेंट्स हैं, ताकि मॉडर्न इंडिया आपका कवर हो जाए। फिर ऐसे ही आपके एंशिएंट इंडिया के कंपोनेंट्स हैं, मेडिवल इंडिया हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया। उस तरह जैसे इकोनॉमी की बात करूं, तो इकोनॉमी में जैसे जीडीपी जीएनपी आप एक दिन में पढ़ लेंगे, है ना। फिर एक दिन आपका प्लानिंग के ऊपर हो जाएगा, एक दिन आपका फिस्कल पॉलिसी के ऊपर आप इसकी रिवीजन कर सकते हैं, राइट। ऐसे बाकी सारे टॉपिक्स भी लगभग 10 दिन के अंदर आपकी इकोनॉमी भी यहाँ पे आप रिवाइज कर सकते हो। कोई बच्चा मेरे से पूछ सकता है कि सर इकोनॉमी 10 दिन में कैसे पढ़ लें? भाई कैसे हो सकता है? भाई ये पढ़ने की बात नहीं हो रही, यहाँ रिवाइज करने की बात हो रही है। पढ़ रखी है आपने ऑलरेडी। पढ़ने को तो हम क्लासेस में 120 घंटे 130 घंटे पढ़ते ही हैं, है ना। वो तो लेक्चर्स होते हैं, उसके बाद आपने खुद भी रिवीजन करी होंगी। यहाँ पर रिवीजन की बात हो रही है अब यहाँ पे। बाकी इन्वायरमेंट हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी हो गया, आईआर हो गया आपका। इस तरह से आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। टोटल हमारा ये 54 डेज का शेड्यूल है। 54 डेज का इसलिए शेड्यूल बनाया गया ताकि 54 डेज में आपकी पहली रिवीजन डन है। अब जब दूसरी रिवीजन करोगे वो 54 डेज नहीं लेगा, ये पढ़ रखा आपने। अब दूसरी रिवीजन शायद आपकी 10-15 दिन में हो जाएगी, तीसरी रिवीजन शायद 5-6 दिन में हो जाएगी, चौथी रिवीजन भी फिर उसी तरह से हो जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? तो जितनी मल्टीपल रिवीजन करते रहोगे उतना जो टाइम लगता है रिवीजन करने के अंदर वो सब्सटेंशियली नीचे गिरता रहेगा।
तो या तो ऐसे कर लो, अदरवाइज जो मैं आपको प्लान सजेस्ट कर रहा था, आप उसमें भी ऐसे कर सकते हो कि लेट अस से कि आपको लगता है कि यार मुझे 2 सब्जेक्ट साथ में पिक करने हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको बताया था ना उस प्लान में कि 11 दिन के आसपास आपके पॉलिटी के लगेंगे एंड 11 दिन ही आपके इकोनॉमी में लगेंगे। कोई बात नहीं, आप एक काम करो ना, आप 20 दिन लेके पॉलिटी इकोनॉमी साथ में निपटा दो। सुबह पॉलिटी पढ़ लिया करो, अगले दोपहर में इकोनॉमी, नेक्स्ट डे फिर से पॉलिटी, सुबह दोपहर में इकोनॉमी। ऐसे करते करते 20 दिन में पॉलिटी इकोनॉमी खत्म हो जाएगा। तो लगभग जो 37 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी इकोनॉमी के, वो 20 दिन में आप मोटा मोटा निपटा लोगे। ऐसे ज्योग्राफी हिस्ट्री के लिए कर सकते हो, फिर एनवायरमेंट आपका साइंस टेक्नोलॉजी आईआर हो गया। तो डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम है, जीरो से स्टार्ट करोगे तो नहीं है, पर अगर आपका डिसेंट थोड़ा बहुत बेस बना हुआ था, वहां से आपके पास डेफिनेटली एक टाइम आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये तो मैंने बात कर दी कि अगर आप सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ सकते हो तो दिस पर्टिकुलर प्लान इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। 2 चीजें मैं आपको थोड़ा सा और आपको मैं बताना चाहूंगा। एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं ये चेक करना चाहते हैं कि करंटली मेरा प्रेपरेशन स्टेटस क्या है, क्योंकि ये जानना भी तो जरूरी है ना कि मैं अभी कहाँ पे खड़ा हुआ हूं अभी। तो वहां पर उन बच्चों के लिए हमारा जो ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है ना, वो 23 को कंडक्ट कराया जाएगा, 23 फरवरी। ये कैसे हेल्प करेगा दोस्तों? ये आपको हेल्प करेगा अपनी प्रेपरेशन को एनालाइज करने के लिए कि अभी मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, एंड अगले जो मतलब 23 फरवरी का जो कहीं ना कहीं 90 दिन होंगे, उनमें मैं कैसे स्ट्रेटेजाइज कर सकता हूँ। तो ये चीज आपको यहाँ पे हेल्प हो जाएगी। यहाँ पर आप देख पाओगे आपके जो अलग अलग टेस्ट सेंटर्स हैं, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, ये लिखे हुए हैं। तो ये इस तरह से आप कंडक्ट कर सकते हो। 5 से 18 फरवरी के बीच में रजिस्ट्रेशन है, एंड अकॉर्डिंगली पूरा प्रोसेस वैसे ही होगा जैसे आपका रियल एग्जाम होता है। प्रॉपर एडमिट कार्ड्स हो गया, एंड जो पेपर का लेवल होगा वो इसी तरह से होगा, ठीक है। तो एक तो ये चीज होगी, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे इसको एनरोल कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं हमारी टीम की तरफ से एक सपोर्ट सिस्टम चाहते हैं, तो हमारी टीम की तरफ से उनके लिए यहाँ पर क्या है, उनके लिए हमारी टीम यहाँ पे ऑफर कर रही है द तेजस प्रोग्राम। दोस्तों तेजस प्रोग्राम की अगर हम बात करें ना, तो ये आपका प्रीलिम्स का क्विक रिवीजन आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पर सारे जीएस के आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो गया, आपके जीएस के क्वेश्चंस आपके डेली बेसिस पे होंगे, सीसैट के क्वेश्चंस। तो यानी कि अगर आपको क्विकली अगर आपको प्रीलिम्स का एक तरह से रिवीजन करनी है ना, तो ये तेजस प्रोग्राम आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इन फॉर्म ऑफ लेक्चर्स, इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, एंड आपके जो मेंटरशिप्स यहाँ पे सेशंस होंगे, उनके थ्रू आपको ये डेफिनेटली मदद करने वाला है। बाकी फुल लेंथ टेस्ट हो गया, सेक्शनल टेस्ट, ये सारे भी इसका डेफिनेटली पार्ट है। राइट दोस्तों, तो आई होप आज का जो सेशन था वो आपको एक तरह से आइडिया देने के लिए था। देखो मेरा पर्पस बिल्कुल भी डराने का नहीं है कि भाई 100 दिन रह गए, अब तो गिनती उल्टी गिनती चल रही है 99 98, ऐसा पर्पस मेरा बिल्कुल नहीं है। बट पॉइंट पता क्या होता है, कई बार हमें लगता है यार अभी है टाइम, अभी है टाइम। बात आपकी ठीक है टाइम, पर ये टाइम कब निकल जाएगा, कब, ये शायद आप मुझे थोड़े दिन बाद कहोगे सर अब तो 10 दिन रह गए, 15 दिन रह गए, अब क्या करूं। तब भाई 20 दिन बाद, मतलब जब 20 दिन रह जाएंगे, तो मैं भी कोई ऐसे गुरु मंत्र नहीं दे पाऊंगा कि ले भाई ये कर ले, इससे प्रीलिम्स हो जाएगा। पर अभी टाइम है। स्मार्ट वर्क ठीक है, स्मार्ट वर्क हेल्प्स इन प्रीलिम्स, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट, पर बिना हार्ड वर्क के वो चीज भी नहीं होती, ठीक है। जब तक आपका एक डिसेंट बेस नहीं ना होगा, आप प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर सकते। आपकी कुछ ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, आई एग्री, पर वो एक सर्टेन लेवल तक ही मदद कर सकती हैं। जो बेस बनेगा वो आपका हार्ड वर्क से ही बनना है। अभी टाइम है उस हार्ड वर्क करने का, अभी उस हार्ड वर्क को पुट इन कर दो, तो आई एम श्योर आपको बाद में फिर चीजों का रिग्रेट नहीं होगा। आई होप दोस्तों आपका आज का जो सेशन था अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड पेशेंटली लिसनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।